हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है क्लियर सबको अब? जी आ रही जी है सर, सर। आ रही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन और सोर्सिंग थी, जो हमारा सेशंस गुजरे थे लास्ट टू। उसके बाद एक जो हमने आज पढ़ना है, जो आज सीखना है ना, वो है लिस्टिंग। बेसिकली लिस्टिंग क्या चीज़ है, ठीक है? आपको लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा। बेसिकली देखें, अगर हम फ्लो के अंदर चलते हैं तो हम इस तरह देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया से समझे वो हमने पास कर लिए, प्रोडक्ट हमारी सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट होने के बाद हमने क्या किया, उसकी सोर्सिंग करवाई। ठीक है, सोर्सिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द सोर्सिंग हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से जब हम रेट फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करके उसका प्रॉफिट पर यूनिट के हिसाब से हमें निकालना होता है, ताकि हमें पता चले। ये सिंपल मंगवाने से पहले की बात है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम कंप्यूटेटर का भी एक सैंपल निकलवाते हैं और एक मैन्युफैक्चरर से भी मंगवाते हैं, लेकिन ये करने से पहले हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट कितना है। अच्छा, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए, ये नॉर्मल से आम से बंदे के जहन के अंदर भी आ सकता है, जिसको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता। लाइक वो कह सकता है कि अगर हमने प्रोडक्ट हंट भी कर ली, सोर्स भी के लिए भी मेहनत कर ली, टाइम भी निकल गया हमारा, उसके बाद जो है आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन पर आकर वो फेल हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसा है कि देखें, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के अंदर ना, हमें जब हम हंट करते हैं ना तो हमें अंदाज़ा होता है, ऑलरेडी अंदाज़ा होता है कि अगर एक प्रोडक्ट हमें फ़र्ज़ करें 10 पाउंड की सेल आउट हो रही है, तो हमें 4-5 की ही वहाँ पे पड़ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। मैं आप सबको भी बता रहा हूँ कि अगर 10 की है तो आप ये समझें कि 5 पाउंड तक आपको पर यूनिट वहाँ टैक्सेस क्लियर करके पहुँच मिल जाती होती है। उससे ऊपर आप उसे 10 की बेचें, 12 की बेचें, वो आपका अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक प्रोडक्ट लेकर जाएं और उस प्रोडक्ट के अंदर से कुछ बच ही ना रहा हो। ये पॉसिबल नहीं है। जब हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें दो चीज़ें चेक होती हैं। एक चीज़ होती है रीचेक, कि हमने जो चीज़, जो प्रॉफिट हमारे जहन में था, क्या वो उतना ही है, उससे कुछ कम है। मतलब फ़र्ज़ करें हमने सोचा था 25% होगा, लेकिन वो हमें 25% नहीं हो रहा, वो हमें 22 हो रहा है, 21 हो रहा है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब वो होने शुरू हो गया 4%, 5%। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग जिससे करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना, या जिसको हमने फाइनलाइज किया है, वो लोग ठीक नहीं है, वो हमें प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर वो लोग इतनी हैवी प्राइस के ऊपर हमें दे रहे हैं और इतनी फीसेस निकालने के बाद हमें अगर 4% भी नहीं बच रहा, तो बाकी लोगों को कैसे वो बच रहा? सो ये वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसकी समझिए। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, अगर हमने सोर्सिंग भी कर ली, जब हमारी सोर्सिंग हो जाती है ना, हम मैन्युफैक्चरर को 30% पैसे दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? हम पे ऑर्डर बनवाते हैं अली बाबा के नाम का। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जाकर आप सीखेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन, ये वो वाहिद प्रोसेस है इस पूरी अमेज़न का, कि मतलब आप हंटिंग भी प्रैक्टिकली सीख लेते हैं, सोर्सिंग भी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ये लोग आप फील्ड में जाकर सीखेंगे। और आप सब लोगों को मेरी ये मशवरा है कि कभी भी खुद की लॉन्च की तरफ फ़ौरन नहीं जाना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार हम फ़ौरन जाएँ, किसी अच्छी टीम के साथ जुड़कर जाना। पहले किसी अच्छी टीम के साथ जुड़कर ना, कुछ भी ना करे वो टीम आपके लिए, आप उस टीम के लिए कुछ ना करें। आप किसी ऐसी टीम के साथ हो जाएँ जो सिर्फ़ आपको बिठाकर दिखाए कि यार ये काम हो रहा है। बस आप उसकी टीम का इतना पार्ट बन जाएँ कि आप देखें ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सट्रीम कॉमर्स ने एक डिप्लोमा लॉन्च किया है, जिसके अंदर 6 महीने में 6 लॉन्चेस करते हैं। मैंने आपको पहले भी उसका आइडिया दिया था। वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने एक क्लास के अंदर बैठे रहना है और वो आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट हमने हंट कर ली। अब हंट कर ली क्यों? इस वजह पे कि इसके ये स्टैट्स अच्छे हैं। ये तो अब आप लोगों को पता है, ये स्टैट्स अच्छे हैं, ठीक है, डन हो गया। सोर्सिंग हमने कर ली, हमें इतने की मिल रही है, वेरी वेरी गुड, ये आपको भी करने आती है।
लेकिन एक्चुअल वहां पे लर्निंग प्रोसेस क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अली बाबा पे करते हैं ना, ये बात थोड़ी सी लिस्टिंग से लादा जा रही है, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट। जब आप अली बाबा को पैसे पे करते हैं ना, तो आपने आउट ऑफ कंट्री पैसे पे करने होते हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर पैसे पे नहीं करने, आउट ऑफ कंट्री। आपको पता है ये मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ों में बहुत मुश्किल होती है पैसे भिजवाना। इतना आसान नहीं होता कि आपने पे ऑर्डर निकाला, आपने बैंक में गए, पे किया और डेट्स ऑल खत्म। नहीं, इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना पड़ता है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है आपके दरमियान और आपके बैंक के दरमियान में, और जितने अमाउंट का आपका बिल होता है ना, उतनी अमाउंट आपने बैंक अकाउंट के अंदर रखनी होती है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये भी कहता है कि आप उससे कुछ ज्यादा अमाउंट रखें ताकि वो सिक्योरिटी के तौर पे बैंक यूज करे। लेकिन हम लोग, हर बैंक की पॉलिसीज डिफरेंट हैं। दुबई इस्लामिक की सबसे ज्यादा सख्त है, उसके बाद मैं अलाइड यूज करता हूँ, मुझे अलाइड सबसे अच्छा लगता है। वो 0.35% ऑफ द टोटल अमाउंट जो आपने पे करनी है अली बाबा को या किसी भी कंट्री के अंदर परचेसिंग के लिए, उसका 0.35 नॉट 3.5 नॉट 35, 0.35% आप बैंक को पे करते हो लेटर ऑफ क्रेडिट के चार्जेस के उसमें, और वो आपको जो है ना अलाउ कर देते हैं। ठीक है। और अच्छा, अब एलसी क्या चीज होती है, वैसे ही अब मैं आपको समझा ही रहा हूँ। एलसी होती है, देखें जी, ये एक आपका बैंक का एग्रीमेंट होता है। आपको पता है जब आप उस बैंक के थ्रू पैसे पे करते हैं अली बाबा को, ठीक है, अली बाबा के पास वो पैसे पहुंचे नहीं होते अभी, ये बात याद रखिएगा। ये बैंक और अली बाबा के मतलब अभी आपने यहाँ से पे किया, आपको क्या लगता है कि यहाँ से इन्होंने एक बटन दबाया और पैसे अली बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर? नहीं, इनका एक प्रोसेस है बीच में। ठीक है, अब उस प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। लेकिन जब आप अपना यहाँ से पे ऑर्डर फिल करते हो और ओके करवाते हो ना बैंक से, तो मैन्युफैक्चरर काम शुरू कर देता है। वो क्यों करता है कि आपका बैंक और अली बाबा के दरमियान में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं पैसे नहीं दे सका तो मेरा बैंक जिम्मेदार है पैसे देने के। ठीक है, तो वो मुझे नहीं जानते, वो अलाइड बैंक को जानते हैं। इसीलिए अलाइड बैंक हमसे एलसी साइन करवाता है, और एलसी साइन करवाने के, लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करवाने के एक एग्रीमेंट होता है हमारा और बैंक के दरमियान, और हमें उतने पैसे बैंक में रखवाने पड़ते हैं पहले, बाद में लेटर ऑफ क्रेडिट बनता है, ताकि बैंक फॉर श्योर हो जाए कि हमारे पास इसके पैसे मौजूद हैं। तो इतनी छोटी छोटी सी कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट और मुश्किल होता है ना कि ये आप किसी टीम के साथ बैठकर सीख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि फैसल भाई ने या जिशान भाई ने, किसी ने भी जनाब मैन्युफैक्चरर से डील डन की हुई है और अब वो घूम रहे हैं कि हर बैंक का जो सा है लेटर ऑफ क्रेडिट की के प्रिंसिपल डिफरेंट है, मुझे किस बैंक में जाना है, मुझे कैसे करवाना है, मेरे पैसे फंसेंगे तो नहीं। ये चीज़ें आपको किसी एक्सपीरियंस टीम के साथ रह के ऑलरेडी आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप उस बेशक जाके अपनी लॉन्च करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम, अच्छा, उसके बाद जब हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो हम पैरेलल एक और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उस पैरेलल प्रोसेस को कहते हैं डमी लिस्टिंग। अच्छा, डमी लिस्टिंग क्या होती है? डमी लिस्टिंग होती है कि आपके जो ऐड है ना, जो आपका अमेजोन का अकाउंट बना हुआ है सेलर सेंटर, उसके ऊपर आपने जाके एक न्यू प्रोडक्ट ऐड की। ये मैं सिर्फ आपको अनफॉर्चुनेटली आप कह लें, या हर वर्चुअल असिस्टेंट को ऐसी टाइम से गुजरना पड़ता है जिससे आप गुजर रहे हैं, कि आपके सामने अभी सेलर सेंटर अकाउंट पड़ा नहीं हुआ। मैं खोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अगर किसी के पड़े हैं तो टीम के पास हैं, क्लाइंट के हैं, और दूसरा हमारा, मैं इसीलिए दिसंबर में अपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ ताकि आप सब लोग जितने मेरे जानने वाले हैं सबको उससे फ़ायदा हो। ठीक है, अब होता क्या है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करें, पहले तो क्लाइंट एक छोटा मोटा गेट करें, इसके बाद वो, खैर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है, उससे आपको फिर सेलर सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, उसका सेलर सेंटर। अब आप कहेंगे यार सेलर सेंटर हम खुद बना लेते हैं। ठीक है, मुझसे यहाँ पर लोग स्टार्ट हुआ तो कहते थे सेलर सेंट्रल कैसे बना लें। सेलर सेंट्रल, जो अच्छा सेलर सेंट्रल है ना यूके का, अच्छा इन सेंस जो प्रॉपर सेलर सेंट्रल है, उसकी पाकिस्तान में कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 1,20,000 से 30,000। जो आपका यूएसए का है वो 2.5 लाख रुपए तक आपको पड़ जाएगा। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ एक सेलर सेंट्रल अपनी प्रैक्टिस के लिए? कभी भी नहीं कर सकते, और बेवकूफ़ी है करना। ठीक है,
सो इसीलिए इसके डिफरेंट तरीके हैं। अब पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, इंडियन क्रेडेंशियल्स पे कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो इंशाल्लाह आने वाले जो हमारा क्लास है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान से अभी भी बनाना बहुत मुश्किल है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा 95% रिजेक्शन है, लेकिन फिर भी हम अटैम्प्ट तो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो जाता है कि हम जब पैरेलल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, हम लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं, डमी लिस्टिंग, मतलब अपना ऐड लगा देते हैं। अब वो ऐड क्या होता है, देखें वो ऐड लाइव नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, वो ऐड लाइव नहीं होता। हम लोगों ने ऐड लगा दिया, अब ऐड लगाने के अंदर हम कौन कौन सी चीजें लिख रहे होते हैं, हमें 3-4 फॉर्म्स होते हैं जो फिल करने होते हैं, और इंशाल्लाह वो लिस्टिंग के अंदर जो है करते क्यों है? डमी लिस्टिंग क्यों करते हैं, यही पूछ रहे हैं। जी जी। अच्छा, डमी लिस्टिंग इसलिए करते हैं, देखिए हम अपना टाइम ड्यूरेशन बचाने के लिए, टाइम ड्यूरेशन क्या, ये मैं सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ, लेकिन ये समझें कि टाइम को बचाने के लिए, लाइक अभी मैन्युफैक्चर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अभी उसको 20 डेज लगेंगे बनाने में, 20 डेज लगेंगे पहुंचाने में, तो वो 40 डेज के अंदर हमने अपना टाइम को यूटिलाइज करना है। अब टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, क्या हमारी प्रोडक्ट वहां पहुंच जाए और उसके बाद हम उसको लाइव करें, ठीक है, फिर लिस्टिंग करें, तो हमारा वो 10 से 15 दिन का जो प्रोसेस है लिस्टिंग का, वो इजाफी लग जाएगा। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम अभी से, अमेज़न हमें अलाउ करता है कि आपकी प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में नहीं पड़ी हुई अभी तक, लेकिन आप उसकी लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब वो लिस्टिंग लाइव कैसे होगी, वो आपका ऐड लाइव कैसे होगा, जब आपकी इन्वेंट्री वहां पहुंचेगी, वो मैं सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर है ही उस पर। अच्छा, डमी लिस्टिंग के अंदर हमें जो अलाउ होता है ना, जो हमें 3-4 फॉर्म्स फिल करने होते हैं, उसके अंदर बेसिक्स चीजें होती हैं, लाइक मैं एक ऐड आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये ऐड अगर आप खोलें तो सबसे पहले हमें उसका टाइटल लिखना होगा। इसके ऊपर हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टाइटल कैसे बनते हैं और कैसे बनाने चाहिए। सो ये जो है ना, ये पहला टाइटल होगा। दूसरा, पहले आज से ना तकरीबन ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले अमेज़न कहता था कि जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है ना, जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, काइंडली माइक बंद कर दिया करें। सब क्या होगा? अच्छा, काइंडली माइक बंद कर दें। अच्छा, मैं खुद भी कर देता हूँ, लेकिन बार बार करना पड़ता है, माइक बंद कर दें। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर जो था ना, 4 से 5 महीने पहले होता ये था कि जो आपको डिस्क्रिप्शन थी ना, वो आपको HTML की फॉर्म में देनी पड़ती थी। लाइक जो डिस्क्रिप्शन का आपका टेक्स्ट बॉक्स था ना, ठीक है, उसको आपने HTML की फॉर्म में देना पड़ता था। HTML की फॉर्म आपको पता होगी, अगर आप में से किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी या नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूँ। उसके अंदर डिफरेंट टैग्स लगे होते हैं। टैग्स इन अ सेंस के एक स्पेशल वर्ड, स्पेशल अल्फाबेट्स लिखने पड़ते थे किसी चीज को बोल्ड करने के लिए, किसी चीज के फॉन्ट को बढ़ाने के लिए, छोटे के लिए, छोटी छोटी सी चीजें। लेकिन अब अमेज़न ने ये बड़ी आसानी कर दी है कि अब आप डिस्क्रिप्शन को नॉर्मल अपनी भी वर्डिंग के अंदर लिखते हैं तो वो एज इट इज जाकर शो हो जाती है, पहले वो एज इट इज नहीं होती थी, ठीक है। ये वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अबाउट दिस आइटम। ये और आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो भी इसी में मर्ज कर दिए जाते हैं अब। और ये देखें, इसने पॉइंट्स के अंदर ही लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन भी लोग अब बुलेट पॉइंट्स के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। छोटी मोटी और चीजें होती हैं, लाइक डायमेंशन, लाइक कलर साइज, ये जो लिखे हुए हैं, ये एसएन आपको वो खुद अलॉट करता है, आपको नहीं। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें भी वो खुद अलाउ करता है। सिर्फ जो है ना, ये डायमेंशन, वेट, अच्छा, वेरिएशंस क्या चीज होती हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करें। फिर मैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। उन फॉर्म्स के आखिरी फॉर्म पे एक चीज लिखी होती है, जो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। अच्छा, ये तो इमेज एक होते हैं, इमेजेस 7 इमेजेस आप एक प्रोडक्ट के अपलोड कर सकते हैं, ये इमेजेस बदलते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज होती है SKU। SKU कहते हैं वेरिएशन को। वेरिएशन मतलब अगर आपकी एक ही वेरिएशन है,
कोई और वेरिएशन नहीं है, एक ही बॉटल है, रेड ही कलर की, तो उसका SKU कोई नहीं होगा, वो एक ही पेरेंट लिस्टिंग, मतलब एक ही समझे, 1 ही। अब जब दो हो जाएंगे, कलर्स दो हो जाएंगे, साइज दो हो जाएंगे, या कोई डिजाइन दो हो जाएंगे, तो वो जो आपकी SKU है वो एक बढ़ जाएगा, 2 SKU हो जाएंगे। इस तरह जो है ना, SKU बेसिकली वेरिएशन को कहते हैं। एंड SKU का जब आप एडिशन कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है कि इसका कोई SKU तो नहीं है। SKU आप ऐड करते हो, फिर उसके अलग से इमेजेस लग जाते हैं, अलग से उसकी प्राइस होती है, सारा कुछ। वो बदलते कहाँ से हैं? वो यहाँ से बदलते हैं, जब एक कस्टमर आता है, ये इमेजेस हैं, हो सकता है ये रेड है और ये येलो होता है, येलो के ऊपर वो करता है तो SKU बदल जाता है, इमेज भी येलो आ जाता है, क्योंकि हम येलो वाले का नाम भी SKU का येलो। अच्छा, एक और याद रखिएगा, SKU जो होता है ना, ये आपका अपना, आपकी फिजिबिलिटी के लिए एक नेम भी होता है। मतलब अगर आपको ऑर्डर आया है तो आपको क्या पता रेड बॉटल का है, येलो बॉटल का है, तो आप SKU का एक नाम रखते हैं। लाइक येलो बॉटल का मैंने लिख दिया येलो बॉटल, और रेड का लिख दिया रेड बॉटल, ताकि जब ऑर्डर आए तो मुझे पता हो कि रेड। हालांकि FBA के अंदर अमेजोन पैक कर रहा है, अमेजोन बेच रहा है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, लेकिन कम से कम स्लिप देख के मुझे भी तो पता चलना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये SKU भी होता है। होपफुली ये चीज़ें आपको 50% क्लियर हो रही होंगी, 60% क्लियर हो रही होंगी। 40% हमेशा लिस्टिंग क्लियर तब होती है जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जाकर लिस्टिंग करेंगे। ये लिस्टिंग कभी भी ऐसे आपको क्लियर नहीं होगी, और मतलब 100% क्लियर नहीं होगी। लेकिन कल को आप किसी टीम में जाएंगे तो वो टीम वाले आपसे पूछेंगे SKU क्या होता है, आपको पता होना चाहिए SKU क्या होता है, आपको पता होना चाहिए टाइटल्स कैसे बनते हैं, डिस्क्रिप्शंस कैसे बनती हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज मैं बता दूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ये SKU वगैरह लग गए, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आप बैठेंगे करने के लिए, आपसे पूछ रहा है, लिखा आ रहा है कि यार इसकी अपने प्रोडक्ट की डायमेंशन लिखिए, आपको नहीं पता डायमेंशन, पता है ना, डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करा रहे हो, उसने आपको बताया, तो वो चीजें आपको सारी क्लियर होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है यार, ये SKU स्टैंड फॉर, मैं अभी बता दे, मेरे जहन से निकल गया, मैं 2 मिनट पहले यही सोच रहा था स्टैंड फॉर क्या बनता है। यार ये गूगल पे कोई देख के यहाँ टाइप करके बता दे, मेरे जहन से निकल गया, ये आपके उसके लिए होता है। खैर मैं देख के, या मैं अभी देख के, हाँ, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक हो गया। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं, कि एक चीज और होती है जो उसके आखिरी फॉर्म के ऊपर लगी होती है, वहां पर वो आपसे मांगता है, गौर से सुनिएगा, वहां पर आपसे मांगता है इंटर UPC कोड। UPC कोड क्या है? UPC 8 या 9, मेरा ख्याल है 9 डिजिट का एक कोड है। ठीक है, मैंने अब एग्जैक्ट फिगर्स बंदे को भूल जाते हैं, मुझे भी याद नहीं है। UPC कोड जो उनसे है ना, आपने परचेज करने होते हैं, वो हर SKU का डिफरेंट होता है। अगर आपकी एक वेरिएशन है तो एक आपका UPC कोड आपको परचेज करना है, 2 वेरिएशन है तो 2 परचेज करने हैं, और 3 वेरिएशन है तो 3 आपको परचेज करने हैं। ठीक हो गया। अब सिनेरियो क्या है, क्यों 3 परचेज करने हैं? यार आप खुद सोचें कि वहां जब आप किसी मार्ट में जाते हैं तो आप कोक लेते हैं तो उसका बार कोड स्कैन होता है, आप डाइट कोक लेते हैं तो उसका बार कोड अलग से स्कैन होता है, उन दोनों का बार कोड एक नहीं है। बेसिकली UPC कोड कोड होता है जो बार कोड में तब्दील हो जाता है बाद में, हर बार कोड को UPC कोड ही कहते हैं। अब सिनेरियो क्या है, सुनिएगा। अब आपने वहां पर इंटर कर दिया, हाँ आपने वहां पर इंटर कर दिया, भाई ये मेरा UPC कोड है। अब आपने परचेस कहाँ से करना है? अमेजोन रेकमेंड करता है GS1 एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप UPC कोड परचेज कर लेते हैं। वो पैकेज में भी दे रहे होते हैं, 7 ले लें तो इतने के, 1 ले लें तो इतने का, और मार्केट आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है वहां पर भी, कि यूके के लिए लेना है तो यूके की मार्केट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो GTN या ETN नंबर होता है वो ले लेते हैं, वो समथिंग डिफरेंट है, वो नहीं लेना, उसका 1 डिजिट ज्यादा होता है UPC कोड से, तो हमें वो लेने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ UPC कोड ही परचेज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वो तो नहीं लेना, वो नहीं, आपने UPC कोड लेना है GS1 से। अच्छा, होता क्या है, आपने वहां पर ओके कर दिया, ठीक है, UPC कोड पुट कर दिया,
यूपीसी कोड पुट करने के बाद अमेजोन वहां पर आपको एक ऑप्शन में अलाउ करता है, वहां पर भी अलाउ करता है और बाद में शिपमेंट प्लान में भी अलाउ करता है। ठीक है, शिपमेंट प्लान क्या होता है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फ्लो में समझते जाएं चीजों को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जब फ्लो से मैं चल रहा हूँ उसी फ्लो से। आपने यूपीसी कोड इंटर कर दिया, अब आपके पास ऑप्शन आ गया, आप वहां पर चाहें तो प्रिंट का एक ऑप्शन होगा, वहां पर भी होता है, शिपमेंट प्लान में भी होता है। वहां पर आपने क्या करना है कि प्रिंट करवा लेना है, वो यूपीसी कोड ऑटोमेटिकली अमेजोन आपको बार कोड में कन्वर्ट करके दे देता है। अब उस बार कोड की आप अमेजोन को बता दें भाई मुझे 100 कॉपीज चाहिए, वो 100 दफा आपको एक पेज के ऊपर प्रिंट करके दे देगा। अगर वहां से नहीं भी करवाना, वो यूपीसी कोड एक ही दफा में उठाएं, अपने मैन्युफैक्चरर को भेजें और उसको कहें ये यूपीसी कोड है जो आपने हर यूनिट के बॉक्स के बाहर लगाना है। याद रखिएगा, हर यूनिट के बॉक्स के, मतलब एक डब्बा है ग्लव्स का, उस ग्लव्स के हर डब्बे के बाहर वो लगेगा। अब हर डब्बे के बाद बाहर क्यों लगेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से समझें। वो इसलिए लगेगा कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा ना, तो ऑर्डर के टाइम पे वो स्कैन होगा ताकि वो डिटेक्ट करे वाकई यही प्रोडक्ट है, तो वो आपका हर यूनिट का जो बॉक्स है वो स्कैन होके फिर पैक होता है। तो इसीलिए आप मार्ट्स में जाएं, वो स्कैन करते हैं, ओके हो जाता है ना, उनके पीछे में लिखा आ जाता है हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, ये इसलिए जोन सा है ना। तो वो यूपीसी कोड जब आप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अमेज़न जितनी आपने प्राइस लिखी है, डायमेंशन लिखी है, वो सारी उस यूपीसी कोड के अंदर ऑटोमेटिकली आई होती है। ठीक है, तो ये यूपीसी कोड का सिनेरियो है और ये लाजमी जोन सा चाहिए होता है, इसके बगैर लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ तक आ गया, आपने लिस्टिंग कर ली, आपने यूपीसी कोड प्रोवाइड कर दिया, आपने प्रिंट करवा लिया, प्रिंट करवा के आपने अपने मैन्युफैक्चरर को भेज दिया, हर डब्बे के बाहर लगा दो। जब मेरे यूनिट्स तैयार हो जाएं तो मुझे उसकी वीडियो भेजो। हर मैन्युफैक्चरर आपको भेजता है, लेकिन आप उससे खुद भी मंगवाएंगे अगर वो ना भेजे, वैसे भेजता है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ आपने मांगनी भी होती है कि मुझे भेजो साथ साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कोई किसी जगह पर मिसिंग तो नहीं। ठीक है, सो ये सारा हो सिनेरियो हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि आपके वहां पर मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो रही है, सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, चीजें आपकी तैयार हो रही हैं। अभी जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, ये सारा प्रोसेस 15 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। अब आप कहेंगे 15 डेज के अंदर, अहमद भाई ये तो आप जो बता रहे हैं तो आधे घंटे की बात है, 1 घंटे की बात है, तो फिर ये कैसे? ये देखें, दो चीजें मैंने आपको स्किप की हैं जो अब हम मेन पढ़ने लगे। वो दो चीजें होती हैं, ये टाइटल कैसे बनते हैं, ये नीचे लिस्टिंग कैसे बनती है, ये वाली डिस्क्रिप्शन की जो लिस्टिंग में जो डिस्क्रिप्शन है कैसे बनती है। अब मुझे आपको एक बात बताएं, देखें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं चाहूँ तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर लिस्टिंग करवा के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। ठीक है, कि मेहनत करो, अच्छा काम करो, देर से फल मिले लेकिन अच्छा मिलेगा। अब सिनेरियो ये है कि फ्रैंकस्टर, और मैंने आपको जब हम हीलियम पढ़ा था, फ्रैंकस्टर और स्क्रिबल टाइप मैंने आपको बताया था, हीलियम के फंक्शन है, वो आपको लिस्टिंग जनरेट करके दे देते हैं। लेकिन वो सीरियसली वो एक खप बहुत बड़ी है, और खप के अलावा उसकी जो एक्यूरेसी है या बहुत कम है। मतलब बहुत कम इस तरह है कि लोग उसको उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए, और डिफ़िकल्ट भी है और रिजल्ट भी उतना नहीं आता। दूसरी चीज़ होती है जो सबसे आसान चीज़ है, यार ऐसा करो कि 10 एड्स खोलो, इसके आइस क्यूब के 10 एड्स खोलो, जेएस चलाओ, टॉप 10 के 10 एड्स खोलो, सारों को मिक्स करो, आधा टाइटल इसका उठाओ, आधा दूसरे का उठाओ, आधा तीसरे का उठाओ, जाकर मर्ज करके डाल दो। ये आजकल के लड़के कर रहे हैं, या आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं जो पाकिस्तानी हैं, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे जो उनसा लिस्टिंग तो आपकी बन जाती है, लेकिन जो है सेल्स जनरेट नहीं होती इससे। ठीक है, मतलब आपका एड टॉप 10 की तरफ मूव ही नहीं करता लिस्टिंग के बिहाफ के ऊपर, वो सिर्फ मूव कर रहा होता है फिर प्रॉक्सी मार्केटिंग, रिव्यूज और इन्हीं की बिहाफ पे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अहमद भाई ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, तो फिर करना क्या है? करना ये है कि आपने जो है, हाँ, आपने 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 करना क्या है, देखें आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जब सब कुछ कर लेना है, लिस्टिंग पे आ गए, तो आपने जेएस चलाना है, जेएस से टॉप 10 निकलेंगे। आपने नहीं तब देखना क्या रिव्यूज हैं क्या कुछ है, उन टॉप 10 की आपने एड्स खोल लेनी। ठीक है, फर्ज करें
कि हमने जो है ना 2 ऐड चले हम खोल लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं तो इस तरह खोल रहा हूँ ना, आप जीएस से खोलेंगे तो वो 10 जब क्लिक करेंगे 10 के ऊपर तो वो 10 के 10 खुल जाएंगे। स्पॉन्सर्ड वालों को हमेशा इग्नोर करना है, ये याद रखिएगा। वो नहीं मैंने जीएस में आपको बताया था टॉप लेफ्ट में मेन्यू पे जाके कस्टमाइज करके वो खत्म करना है। टॉप स्पॉन्सर्ड नहीं आने चाहिए, ठीक है, किसी जगह पे भी, बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा फर्ज करें ये मैंने आपने 10 खोलने हैं, मैंने 2 खोले हैं। अब इन 2 को के अंदर से टाइटल कैसे बनाना है, 10 के अंदर से बनाना है, मैं 2 के अंदर से बता रहा हूँ। टॉप 10 खोल लिए, ये देखें ये आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब आपने उठाना है, पहला वर्ड उठाना है। उठाने के बाद आपने हीलियम के अंदर जाना है, हीलियम 10 को खोलना है, मैग्नेट के अंदर जाना है, मैग्नेट से उसका सर्च वॉल्यूम फाइंड करना है। नॉट इन सेरिब्रो, मैग्नेट में जाना है, याद रखिएगा। सेरिब्रो जो सा है वो मांगता है आपका एसएन मांगता है, मैग्नेट आपका कीवर्ड मांगता है। सो मैग्नेट में जाना है, इसका सर्च वॉल्यूम देखना है, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रेस, इसका सर्च वॉल्यूम देखना है, ठीक है। ये विद छोड़ दें क्योंकि ये कोई वर्ड नहीं है। ये जो है ना लेड एंड बिन जो भी है, इसको जो सा है ना वो कर लेना है, इसको देखना है बारी बारी दोनों को। सिलिकॉन का देखना है, आइस क्यूब का ऑलरेडी देखा हुआ है, ट्रे का ऑलरेडी देखा हुआ है, फ्रीजर का देखना है। इसी तरह इनको तोड़ तोड़ के एक टाइटल के अंदर से तकरीबन आपको कितने वर्ड मिल जाएंगे, 20 तो मिल जाएंगे नॉर्मली। चलें आप 15 कर लें, 15 मिल जाएंगे। 15 वर्ड्स आपको मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। वो 15 वर्ड्स को आपने लिस्ट कर लेना है। पहला टाइटल आपने पहले का चेक कर लिया, उसको आपने लिखते जाना है वर्ड की फाइल के ऊपर। समझ आ रही है ना, वर्ड की फाइल के ऊपर आपने लिखा आइस क्यूब, उसके अगेंस्ट आगे जाकर लिख लें सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें सिलिकॉन, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। इस तरह करके ना आपने नंबरिंग दे के पहला टाइटल के सर्च वॉल्यूम कंप्लीट लिख लिए। फिर दूसरे के उठाएं, तीसरे को उठाएं, 10 के 10 के आपने इस तरह करना। जब वो 10 के 10 के आपके पास आ जाए ना सारे, उसके बाद आपने उनको करना है सबसे ज्यादा का सर्च वॉल्यूम सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे और फिर नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपने उनको अरेंज कर लेना। अरेंज करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट जिसका सर्च वॉल्यूम है वो सबसे ऊपर होगा, दूसरा उससे नीचे, फिर नीचे। टॉप के जो 15 आपके पास सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं उनको उठाएं और टाइटल में डाल दें, सिंपल। ये आपका वो टाइटल बना है जिसको दुनिया का कोई एक्सपर्ट नहीं डिनाई कर सकता। उसकी वजूहात क्या हैं देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने जो निकाला है वो लास्ट 30 डेज सर्च की बेस के ऊपर आपने निकाला है। लास्ट 30 डेज के जो सर्च वॉल्यूम है उसमें सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स अब आपके टाइटल के अंदर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर 15 वर्ड्स हैं तो ये 15 जब भी सर्च होंगे तो आपका जो है ना वो ऐड आएगा ही है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक करना शुरू करेगा, हो सकता है पहले तीसरे पेज पर हो फिर दूसरे पर हो, लेकिन वो रैंक करना शुरू कर देगा। कोई क्लिक करे या ना करे, कोई बंदा आइस क्यूब सर्च करता रहता है, सर्च वॉल्यूम आइस क्यूब का बढ़ता रहता है, आपको आपके टाइटल के अंदर वो इंक्लूड है, ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो दूसरे से पहले पेज पर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस मुश्किल जरूर है, अभी आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर 15 वर्ड्स निकलते हैं तो ये 10 एक टॉप 10 के निकालें तो सिर्फ टाइटल के लिए 1500 वर्ड्स का सर्च वॉल्यूम आपने मैनुअली निकालना, मैनुअली 1500 सर्चेज ऑन मैग्नेट, सिर्फ आपका क्या एक टाइटल बनाने के लिए। लेकिन ये टाइटल बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टाइटल इस टाइटल का मुकाबला नहीं करेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन है, टाइटल आपने टॉप 10 के उठाए थे, अब आप उठाएंगे टॉप 5 के। टॉप 5 के जब आप उठाते हैं ना तो इसके अंदर जो है ना ये देखें, पहला आप बुलेट पॉइंट पढ़े ना तो ये आप ये इसके अंदर से जो है ना इज द इन ये चीजें निकाल देंगे। पहले तो सबसे पहले इसके एक बुलेट पॉइंट को जरा ये क्या कहते हैं साफ सफाई करके ना कीवर्ड्स उसके निकाल के रख लेंगे, फिर उसको सर्च करेंगे। इसी तरह इसके बनेंगे, दूसरे पॉइंट के बनेंगे, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के, 5 के फिर बन जाएंगे। फिर आपका एक डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगी। इसी तरह करके प्रॉपर 5 के आपने करनी है।
आप गौर से सुनिएगा। अब जब वो 5 की डिस्क्रिप्शन के सर्च वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने वो वाले जो हाईली सर्च वॉल्यूम है उनको भी देखना है, और जो आपने टाइटल के लिए सर्च किए थे उसके अंदर से आपने 1500 किए थे, ठीक है, वर्ड्स तकरीबन 15 एक के थे और 10 के, तो 15 आपने यूज कर लिए, बाकी रिमेनिंग भी तो रहते हैं ना, तो उनके जो रिमेनिंग टॉप के होते हैं ना, वो टॉप के भी उठा के अपने बुलेट पॉइंट्स में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने, ऐसे करके आपकी डिस्क्रिप्शन बनती है। अब ये स्टार्टिंग में तो आपको मुश्किल लगेगा, लोग 15-15 20-20 दिन एक डिस्क्रिप्शन बनाने में लगा देते हैं, लेकिन वही कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मेरे पास ऐसे बंदे भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि वो इतना अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, 2 लड़के हैं हमारे पास, मेरे लिए नहीं काम करते, दूसरों के लिए करते हैं, मेरे दोस्त हैं यार, इतने अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं वो दोनों। एक टाइटल बनाता है, दूसरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करता है, उनका हाथ इतना बैठ चुका है ना कि वो विद इन 1.5 से 2 दिन के अंदर आपको पूरे टाइटल डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे देते हैं। और वो जो चार्जेस लेते हैं $200, $180, $200, अब आप $200 देख लें कितने 35-36 हज़ार रुपये बनते हैं। सो लोगों ने काम किया है, प्रैक्टिस किया है, मेहनत की है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग भी उस काबिल होंगे, लेकिन उसमें मेहनत और डेडिकेशन बहुत इन्वॉल्व है। दूसरा तरीका फिर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं तो सारे टाइटल उठाएं, कॉपी करें और किसी को कुछ ना देखें, और लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं। अगर मेरे वो 2 दोस्त हैं तो मेरा एक बचपन का दोस्त ऐसा भी है जो ये काम भी करता है, और गलत बात है, वो कभी आगे नहीं जा सकता। वो एक सैलरी बेस्ड जॉब कर रहा है, जो मेरा हालत 30,000 या 28,000 रुपये उसको देते हैं। अब देख ले, मैं उसको कहता हूँ तुम्हारा लेवल ही है, तो वो जब उसका अपना लेवल उसने फिर ये बनाया हुआ है तो फिर यही होता है। तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, हम अभी अगले सेशन में आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने यूपीसी कोड डाल लिया और चीज़ें ओके हो गई, आपने वहाँ भेज दिया, सारे आपके उस पर लग गया, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। और दूसरा, मैंने एक लड़के को बोला है कि आप लोगों के लिए शिपमेंट प्लान की जो है ना एक वीडियो अकाउंट के ऊपर ब्लर करके वो बना दे, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको ब्लर कर दे, ताकि शिपमेंट प्लान आपको समझ लग जाए। तो होपफुली वो जैसी वीडियो आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन वो शिपमेंट प्लान क्या होता है और ये लिस्टिंग कैसे कंप्लीट होती है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अब तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें, 5 मिनट हैं हमारे पास। सर जो है पाकिस्तानी सेलर अकाउंट है, इस पे हम अपनी पेज लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है ना, पाकिस्तान क्रेडेंशियल्स के ऊपर अगर बन गया है तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक पूरे पाकिस्तान में से किसी ने किया नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं किया। और इनेबलर्स वालों की भी, क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त हैं उनकी फैकल्टी के अंदर, वो लोग भी कहते हैं हम भी रेकमेंड नहीं कर रहे, अभी तक इनेबलर्स ने भी रेकमेंड नहीं किया। एक्सट्रीम ने, वजह मैं बताता हूँ क्या है। वजह ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से पैसे वहां भेजने का प्रॉब्लम है, इसी तरह इनके ना अभी एफबीआर के साथ मामलात फुली तय नहीं हुए, ठीक है। सो अमेज़न डायरेक्ट पाकिस्तान पैसे नहीं भेज रहा डायरेक्ट बैंक के अंदर। अभी हो क्या रहा है कि वो कहता है कि अमेज़न कहता है कि जब 15 डेज का साइकिल कंप्लीट होगा, जो आपके पैसे होंगे ना वो हम एक वॉलेट में डालेंगे। वॉलेट इज अ थर्ड पार्टी ऐप, लाइक आप बाइनेंस कह रहे हैं, लाइक आप कोई भी कह रहे हैं, आप उस वॉलेट के अंदर डालेंगे, वो वॉलेट फिर आपको देगा। सो हम उस पर एतबार नहीं कर सकते, वो एक तो थर्ड पार्टी है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मुल्क में इतनी ज्यादा चीजें मुश्किल रहती हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता एफबीआर के साथ इनके मामलात नहीं बनते टैक्सेशन के ऊपर, और वो हमें अलाउ नहीं करता, वो कहता है ठीक है आप नहीं करें, फर्ज में कर रहा हूँ ना, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सो जो इन्वेंट्री आपने भेजी है लाखों रुपए की वहां पर पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पे, वो तो बाउंड हो जाएगी, उसके लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है, ना अमेज़न के पास ना हमारे पास। समझ आ रही है ना आपको ये बात। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने इतना पैसा लगाकर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी ही है तो आप वहां के क्रेडेंशियल्स पर ही क्यों नहीं कर देते, यूके के क्रेडेंशियल्स पर ही क्यों नहीं कर देते, जो एक चीज। और सिर्फ आपको एक्सपेंस पे करना है ना, आपको वहां का एड्रेस परचेज करना है, आपको वहां का फोन नंबर परचेज करना है, वो टोटली आपका वीए की फीस लगा के भी तकरीबन 1,10,000 1,20,000 में आपको पड़ जाता है पूरा अकाउंट, एलसी समेत, एलएलसी समेत।
ठीक है, मतलब कंपनी समेत। अब इतने का आपको पड़ रहा है तो आप क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करें जहां भी मामलात ही क्लियर नहीं। ठीक है, सर ये हमें जो आके अस्सलाम मतलब ये कौन प्रोवाइड करेगा? क्या चीज कौन प्रोवाइड करेगा? मतलब सर हम यूके की उस पे बना रहे हैं एड्रेस पे, एड्रेसेस तो कौन ये हमें परचेज कौन? करे बताएगा। जी जी सर। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो आपको अलाउ करती हैं और उसके अंदर मैं आप बता रहा हूँ 80 से लेके 180 तक आपको एड्रेस मिलता है, एक 80 पाउंड से लेके 180 तक। तो जब आपने लॉन्च करना होगा, मैंने आपको बताया ना, आप किसी एक्सपर्ट टीम के साथ होंगे, तो इंशाल्लाह जब आपने करना हुआ मुझे बताइएगा, मैं आपको किसी के साथ इन्वॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि कभी भी आप अकेले ये स्टेप्स नहीं लेते। अकेले लेते हो ना तो फिर इस तरह की गलतियां करता है इंसान, के किसी ऐसी वेबसाइट से परचेज कर लेगा जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, सर इस क्लास के बाद तो हम मेरा फुल इरादा है कि मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूँ यूके मार्केट में, तो इस वजह से आपका नाम क्या है? शहजाद। ठीक है शहजाद भाई, मैंने आपको बताया ना कि एक्सपीरियंस टीम के बगैर आप लॉन्च नहीं कर सकते। तो आप मुझसे रब्ता करिएगा, मैं आपकी बातचीत करवा दूंगा किसी अच्छे, मतलब अपनी टीम के साथ या किसी और अच्छी टीम के साथ। उनके साथ आप जुड़ जाएंगे, फिर वो आपको मजीद गाइड करते रहेंगे कि कैसे कैसे काम होगा। जी सर। ठीक है, जी सर, ये जब ये क्लासेस हो खत्म हो जाए तो उसके अस्सलाम बाद वालेकुम। अभी तो मैं वैसे भी करूँ। दिसंबर तक आपको वेट करना है। दिसंबर में क्रिसमस है, लॉन्चिंग नहीं है, दिसंबर तक नहीं करनी। फिर फेब में आ जाता है चाइना का न्यू ईयर। तो ये जो आपकी लॉन्च होगी ना, वो होगी भी मार्च के करीब जाकर होगी। तो इसमें परेशान नहीं होना, अभी 4-5 महीने रहते हैं, ठंडा करके खाएं, अभी इन्वेंट्री फंस सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है, जी सर। अच्छा, अस्सलाम और वालेकुम कुछ? सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि हम टॉप 10 जो है सेलर्स या प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो हम उठाते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन या उनको सर्च वगैरह करते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट में वेरिएशन हो, एज इट इज जो प्रोडक्ट है हमने वैसी नहीं, हमने तो कुछ वेरिएशन डाल के उसके अंदर हो, फिर हम उसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे? उसको किस पहली तरीके से बात फिर है, हम वो वर्ड्स? पहली बात है, इसको जरा क्लियर करें, हम वेरिएशन किस काउंट में आप बात कर रही हैं? मतलब एक प्लास्टिक बॉटल येलो है, आप कह रही हैं मैं रेड में लॉन्च करूंगी? नो नो मतलब सर, इन केस ऑफ डायमेंशन, मे बी डायमेंशन की सेंस में हो, मे बी उसका जो वेट वाइज हो या कुछ इस तरह समथिंग वो डिफरेंट हो, उसकी जो प्रॉपर जो शेप है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो। शेप में वेरिएशन नहीं आ सकती। यही मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था। पहले तो मेरी बात ये समझें कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशन और वेट, अभी मैंने बोलते हुए भी समझाया कि वो तो आप अपना ही डालेंगे ना, वो तो मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा ना डायमेंशन क्या है, वेट क्या है। एग्जैक्टली वैसी नहीं हो सकती। हो सकता है आपके कंपटीटर की 19 हो, आपकी 20 हो सकता है उसका वेट 2.1 हो, आपका 2.11 हो। ठीक है, इतना फर्क होता है, लेकिन वो फर्क हम मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही? अब ह्यूज फर्क नहीं आने लगा, सुन रहे हैं? राइट ह्यूज राइट। फर्क क्यों आएगा? हम एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमने हंट किया, हमने वो डिजाइन हंट किया है, अब हम डिजाइन बदल तो नहीं सकते। अच्छा, अगर हम डिजाइन बदल रहे हैं तो सारी चीजें पीछे से कोलैप्स होगी। देखें, कस्टमर को तो एक डिजाइन पसंद है जो हमने हंट किया है, हम कह रहे हैं हम डिजाइन ही बदल देंगे। डिजाइन ही बदल दिया राइट तो हमारा कस्टमर कैसे हो रहेगा, खुद सोचिए। तो डिजाइन राइट। कभी नहीं बदला जाता है। ठीक है, ठीक। इसीलिए तो हम पेटेंट चेक करते हैं कि डिजाइन के पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट चेक इसीलिए होता है कि कहीं डिजाइन किसी ब्रांड ने करवाया